अब आप एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके सामने लोकतंत्र का अगर हम मामला देखें, एक पल के लिए ये काल्पनिक एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सामने चुनाव में दो प्रतिद्वंदी खड़े हैं। इनमें से एक बहुत सख्त डॉक्टर है और दूसरा मीठी वाणी बोलने वाला एक मिठाई वाला है। भारत जैसे देश में संभावना यह है कि मिठाई वाला बहुत आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि वो आपको कुछ भी खाने की छूट देगा, आपको सस्ते दामों पर मिठाई देगा, आपको व्यायाम करने के लिए कभी नहीं कहेगा। दूसरी तरफ एक सख्त डॉक्टर आपको जरूरत से ज्यादा खाने पीने से रोकेगा, मिठाई खाने से रोकेगा, व्यंजन खाने से रोकेगा, आपसे कहेगा कि आप रोज व्यायाम करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वो आपकी दिनचर्या को बदलने का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आपके भले के लिए है। आपके लिए हो सकता है कुछ नए नियम कायदे भी वो डॉक्टर बना दे। ऐसा सुनते ही लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मिठाई वाला अपने चुनाव प्रचार में ये कहेगा कि ये डॉक्टर आपको कड़वी गोलियां खिलाएगा, आपको स्वादिष्ट व्यंजन खाने से रोकेगा, मैं आपको कड़वी गोलियों से बचाऊंगा, आप अपना मनपसंद भोजन कर पाएंगे, आपको अगर व्यायाम नहीं करना है तो मत कीजिए, और ये सब कुछ आप करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। और ये डॉक्टर आपकी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यकीन मानिए, हमारे जैसे देश में मिठाई वाला भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएगा, और इसे आप लोकतंत्र की जीत मानेंगे। हमारा लोकतंत्र भी कुछ ऐसा ही हो गया है, जहां बहुत सारे मिठाई वाले चुन लिए जाते हैं और डॉक्टर्स कभी पर्याप्त संख्या में नहीं आते, क्योंकि लोग अक्सर स्वस्थ रहने की बजाय स्वच्छंद रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ विकल्प है स्वस्थ रहने का, दूसरी तरफ है स्वच्छंद रहने का। लोग स्वच्छंद रहना चाहते हैं, स्वस्थ नहीं, अगर उन पर छोड़ दें तो। और यहीं से एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होता है जिसे कहा तो जाता है कि यह लोकतंत्र है, लेकिन यह लोकतंत्र धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र में बदल जाता है। यानी यह जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाता है, और इतना मीठा हो जाता है कि यह देश को डायबिटीज दे देता है। मिठाई वाले और डॉक्टर का जो उदाहरण हमने आपको दिया, यह उदाहरण हमारा नहीं है, बल्कि ग्रीस के मशहूर दर्शन शास्त्र के जनक कहे जाने वाले सुकरात ने यह दिया था। आपने सुकरात के बारे में पढ़ा होगा, सोक्रेट्स अंग्रेजी में, अगर आप जानना चाहते हैं तो। सुकरात के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में आपने पढ़ा होगा। यह उदाहरण सबसे पहले सुकरात ने दिया था। 2300 वर्ष पहले उन्होंने लोकतंत्र की कमियां गिनाते हुए यह कहा था कि वोट देना एक स्किल है, यानी वोट देना एक कौशल है। आप अचानक किसी को भी वोट नहीं दे सकते, और ना ही अचानक किसी को भी वोट देने का अधिकार दे सकते हैं। यह कौशल लोगों को सीखना पड़ता है, वोट देने का कौशल। सुकरात लोगों के वोट डालने या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे। उनका सिर्फ यह मानना था कि जब तक लोगों को सही नेता और सही मुद्दों की सही समझ ना हो, तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र एक बहुत खूबसूरत शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र होना ही चाहिए, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। इसलिए आज हम राजनीतिक विज्ञान नहीं, बल्कि राजनीति के दर्शन शास्त्र की मदद से लोकतंत्र की इन कमियों को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारा यह विश्लेषण बहुत लोगों को पसंद ना आए, और लोग हमारी पूरी बात सुने बिना ही हमें लोकतंत्र का विरोधी बताने लगे। और यकीन मानिए, इस देश में कोई भी नेता ऐसी बात करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे गलतफहमी होने का डर है, और इससे उस नेता को नुकसान पहुंचने का भी डर है। लेकिन हम नेता नहीं हैं, हमें आपका वोट भी नहीं चाहिए, हमें चुनाव भी नहीं लड़ना, लेकिन हमें आपको सही बात बतानी है, हमें आपको जागरूक करना है। इसलिए यह बहुत बड़ा रिस्क आज हम आपके सामने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आए तो इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर देखिए कि हमारा जो लोकतंत्र है उसे आंकने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हमें लोकतंत्र विरोधी लोग बताएंगे, लेकिन गंभीर समस्याओं के सरल जवाब तलाशने की हमारी जिद आज हमारे देश को इस मुहाने पर ले आई है, जहां से हम हर सुधार का, हर नई बात का, हर नए कानून का विरोध करते हैं। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनने लगती है, उसका विरोध करते हैं। नए शस्त्र खरीदते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। नए फाइटर जेट्स खरीदते हैं, उसका विरोध करते हैं। नई सड़क बनती है, उसका विरोध करते हैं। नया बांध बनता है, उसका विरोध करते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र को ही असली आजादी मानने लगते हैं। अमिताभ कांत जो बात कह रहे हैं, यह बात है तो बिल्कुल सही, लेकिन जैसा हमने आपको बताया,
हमारे देश का कोई भी नेता या कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई भी बड़ा सरकारी अफसर इस तरह की बात कहने की हिम्मत कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारे देश में, लोग तो सब जानते हैं, वो सच भी है, लेकिन वो सच आप कह नहीं सकते। इसलिए अमिताभ कांत ने भी बाद में अपने इस बयान का खंडन किया है, और हम वो खंडन आपको बता रहे हैं बाकायदा कि अमिताभ कांत ने कहा है कि उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं था, और उन्होंने अपने इस बयान का जो मतलब निकाला गया उसका खंडन उन्होंने किया है। भारत 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में लागू हुए संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी एक ऐसा देश जहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। ऐसी ही व्यवस्था 2300 वर्ष पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में थी, और इसीलिए एथेंस को लोकतंत्र का जन्म स्थल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एथेंस में लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में ही इतना विकृत हो गया था कि लोकतंत्र और जनता के फैसले की आड़ में सुकरात जैसे दार्शनिक को मौत की सजा दे दी गई थी। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगा था, और उनकी मौत की सजा पर उसी देश की जनता द्वारा मोहर लगाई गई थी। सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हुआ था। इसके बाद सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, और तब सुकरात ने इसे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी बताया था। यानी जब लोकतंत्र सिर्फ जनता के मूड पर आधारित हो जाता है और बड़े बड़े फैसले जनता के मूड के आधार पर ले लिए जाते हैं, तो फिर सख्त सुधारों की गुंजाइश बचती नहीं। जनता बार बार अपना मूड कैसे बदलती है, इसका एक उदाहरण आपको अपने ही देश भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। वर्ष 1977 में जनता इंदिरा गांधी से बड़ी नाराज हो गई थी, और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। आपको याद होगा, जो लोग उस वक्त थे वो जानते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ चला था, और देश के लोग उन्हें उस समय बहुत नापसंद करते थे। लेकिन यह नापसंदगी सिर्फ 3 साल चली, और 3 साल में ही जनता का मूड बदल गया, और उन्होंने इंदिरा गांधी को माफ कर दिया, और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। इसी तरह 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया। इसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन गए। यानी उसके बाद देश के लोगों को इंदिरा गांधी से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने उनके पुत्र को भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, और 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई बोफोर्स के बाद। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी कांग्रेस कई बार सत्ता में आई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की संतानों ने कई दशकों तक देश पर शासन किया। जनता ने अपने बदले हुए मूड के साथ कांग्रेस को बार बार फिर से स्वीकार किया, और आज भी उन्हीं इंदिरा गांधी, उन्हीं राजीव गांधी के परिवार में राहुल गांधी आज भी इतने वर्षों के बाद भी राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर राष्ट्रपति के साथ चाय पीने के बाद ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं पूरी तरह से। तो ये सब जनता के मूड पर आधारित होता है, जनता कब किस मूड में आ जाए। और आज जनता इस मूड में है, अगले साल जनता का मूड बदल जाएगा। आज इस नेता से नफरत कर रही है, जिस नेता को सरकार से हटाया अगले साल उसी को वापस ले आएगी। इसके पीछे औचित्य क्या है, तर्क क्या है? यह मूड बार बार बदलता कैसे है? भारत में आज सरकार शायद अपनी बात किसानों को ठीक से ना समझा पा रही हो, यह सरकार की कमी है। और किसानों के बीच भी ऐसे नेताओं की कमी साफ दिखाई देती है जो बातचीत की टेबल पर किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकें जो सबके लिए मान्य हो। रही बात बाकी की राजनीतिक पार्टियों की, तो कुल मिलाकर सभी पार्टियां सिर्फ एक इलेक्शन मशीन बनकर रह गई हैं। हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर पार्टियां सिर्फ इलेक्शन की मशीन है, चुनावी मशीन है। पार्टियां ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ना चाहती हैं और ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती हैं। हमारे देश में किसी नेता की सफलता भी इस बात से आंकी जाती है कि उसने कितने चुनाव जीते हैं और किस भारी मात्रा से उसे वोट मिले हैं। इसी से माना जाता है वो कितना लोकप्रिय है। चुनाव जीतना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा समझदारी से वोट डालना असली लोकतंत्र है। वोट डालना सिर्फ एक जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि लोगों को यह अधिकार हासिल करना सीखना चाहिए कि वोट डालने का अधिकार अगर किसी को है तो उसे इस बात की समझदारी भी दिखानी होगी कि उस वोट का सही इस्तेमाल कहां करना है। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वही होता है जो लोकतंत्र को जन्म देने वाले एथेंस में हुआ था। एथेंस में जिस एरेना में लोकतांत्रिक फैसले लिए जाते थे उसे पार्थेनॉन कहा जाता है।
इसे लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह माना जाता है और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता यहां जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। बराक ओबामा की तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। यह सब कुछ वो नेता करते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस के दर्शन शास्त्र में लोकतंत्र की बहुत आलोचना की गई है और जिस एरेना से ग्रीस का लोकतंत्र चलाया जाता था वहां सिर्फ लुभावने भाषण दिए जाते थे जिनका तथ्यों और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता था। भारत में आज होने वाली राजनीतिक रैलियों की तुलना भी आप ग्रीस के उसी पार्थेनॉन से कर सकते हैं जहां लोकतंत्र के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं लेकिन ज्यादातर मौकों पर इनका तथ्यों और सच्चाई से असल में कोई लेना देना होता ही नहीं, सब लिप सर्विस होता है। ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी कई पुस्तकों में सुकरात और लोकतंत्र पर उनके विचारों का जिक्र किया है। ऐसी एक पुस्तक में वो सुकरात और एक व्यक्ति के बीच हुई बातचीत का वर्णन करते हैं जिसमें सुकरात एक देश की तुलना एक समुद्री जहाज से करते हुए कहते हैं कि जहाज पर सवार लोग जहाज की कमान किसे सौंपना पसंद करेंगे, किसी भी व्यक्ति को या फिर उसे जिसे जहाज चलाने और समुद्री यात्राओं का अनुभव हो। इस पर दूसरा व्यक्ति जवाब देता है और कहता है कि जाहिर तौर पर एक अनुभवी व्यक्ति को कमान सौंपना पसंद करेंगे। लेकिन इस तर्क पर सुकरात कहते हैं तो फिर एक देश की जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति के हाथों में कैसे सौंपी जा सकती है। आप आज के भारत की तुलना भी ऐसे ही जहाज से कर सकते हैं और खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि इसकी कमान आप 100, 200 या 500 लोगों की भीड़ के दम पर भाषणबाजी करने वाले नेताओं के हाथ में देना चाहते हैं या फिर यह काम अनुभवी लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन पर आपको पूरा विश्वास हो, ऐसे लोगों को करना चाहिए जो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए सख्त फैसले ही क्यों ना करने पड़े। और मोदी सरकार वही करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो असल में बरगद के पेड़ के जैसी हैं, वो जम चुकी हैं, उनकी जड़ें धरती के बहुत अंदर तक जा चुकी हैं। इस बरगद के पेड़ को उखाड़ना आसान काम नहीं है और जब यह बरगद का पेड़ उखाड़ा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं होंगी। लेकिन अब इस बरगद के पेड़ को उखाड़ना जरूरी हो गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में सिर्फ 11 लोकतांत्रिक देश थे, सिर्फ 11। वर्ष 1920 में इनकी संख्या बढ़कर 20 हुई। 1974 में इनकी संख्या 74 हो गई। 2006 आते आते यह संख्या 86 तक पहुंच गई और आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के 167 देशों में से 57% यानी 96 देश खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। 21 देशों में किसी ना किसी प्रकार की आज भी तानाशाही है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जिनमें तानाशाही और लोकतंत्र दोनों के लक्षण हैं या कह लीजिए दोनों का मिश्रण है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जहां सही मायनों में लोकतंत्र है, जबकि 55 देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन इन देशों के लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। अंग्रेजी में इन्हें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी वो डेमोक्रेसीज जहां फ्लॉज हैं, जहां बहुत सारी कमियां हैं। और कमियों वाले लोकतांत्रिक देशों में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी शामिल है। और दोनों ही देशों की जो स्थिति है वो काफी खराब है। आज हम लोकतंत्र की इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी और वो ये कि लोकतंत्र का विपरीत हमेशा तानाशाही नहीं होता, यानी और तानाशाही को खत्म करके हमेशा लोकतंत्र नहीं आता। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र आ जाता है और तानाशाही का जो विपरीत है वो लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है। जिन देशों में तानाशाही है वहां भी कई बार जनता सत्ता बदल डालती है और जिन देशों में लोकतंत्र है वहां भी कई बार नेता वर्षों तक सत्ता से चिपके रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में कई अरब देशों में वहां की हुकूमतों के खिलाफ बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन ज्यादातर देशों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। 2013 में इजिप्ट में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच सेना ने इन प्रदर्शनों को आधार बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का तख्ता पलट कर दिया और इस तख्ता पलट में शामिल रहे अब्देल फतह अल सिसी इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इजिप्ट में सिर्फ राष्ट्रपति बदला, तानाशाही नहीं बदली। मोरसी हटा दिए गए और सिसी कुर्सी पर बैठ गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। कुछ
अरब स्प्रिंग का असर लीबिया, यमन और सीरिया जैसे देशों में भी हुआ और वहां भी बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन आज ये सभी देश गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। इराक में आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन को बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता था और लोग कहते थे कि एक बार सद्दाम हुसैन हटा तो इराक आजाद हो जाएगा। इराक में सद्दाम हुसैन के हटाने के लिए अमेरिका ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन इराक को सही मायनों में लोकतंत्र मिल ही नहीं पाया। 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी को मार डाला गया, लेकिन 2014 से लीबिया में भी जो गृह युद्ध शुरू हुआ वो आज भी जारी है। यानी तानाशाहों को हटाने के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। आज से 10 साल पहले दिसंबर के महीने में ही सबसे पहले ट्यूनीशिया नाम के एक देश से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब ट्यूनीशिया में एक सब्जी विक्रेता ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद अगले 28 दिनों तक ट्यूनीशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन ट्यूनीशिया आज भी सही मायनों में लोकतंत्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह सब कुछ इसी महीने में हुआ था। यानी किसी भी देश के लिए वाकई में एक लोकतंत्र बनने की राह आसान नहीं होती और यह कामयाबी हासिल करने के लिए उस देश की सरकारों और लोगों को अथक प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन क्या भारत के लोगों ने और भारत के नेताओं ने वो अथक प्रयास किए हैं? आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 96 देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर देशों की जनता अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं है? प्यू रिसर्च की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको, ग्रीस, ब्राजील और स्पेन जैसे देशों की 80% से ज्यादा आबादी अपने लोकतंत्र से असंतुष्ट है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की भी 50% से ज्यादा जनता ने यही बात मानी। हालांकि इस सर्वे में भारत के 54% लोग अपने देश के लोकतंत्र से खुश थे। लेकिन बड़ी आबादी वाले देशों में लोकतंत्र के नाम पर दी जाने वाली जरूरत से ज्यादा आजादी कई बार परेशानियों की वजह बन जाती है और फिर वहां जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देशों में इसकी आड़ में बात बात पर बंद होते हैं और बात बात पर आंदोलन किए जाते हैं और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, किसी भी सरकार के लिए कड़े कानून लागू करना मुश्किल हो जाता है। चाहे मुद्दा नए कानून का हो, नई सड़क बनाने का हो, नया बांध बनाने का हो या फिर कोई और मुद्दा हो, हर जगह विरोध का सामना होता है और लोकतंत्र विरोध की गारंटी देता है, विरोध करने के अधिकार की गारंटी देता है। आप कभी भी कहीं भी किसी का भी विरोध कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से बड़े देश ही नहीं बल्कि उन देशों में भी कई बार लोकतंत्र मुश्किल में पड़ जाता है जहां की आबादी बहुत कम है। उदाहरण के लिए 88 लाख की आबादी वाले इजराइल में पिछले 2 साल में चौथी बार आम चुनाव होने वाले हैं। 2 साल में चौथी बार, यानी वहां हर 6 महीने में चुनाव हो रहा है और यह सब भी लोकतंत्र के नाम पर। और वहां के देश के लोग अब भी अपनी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा देश अपनी जनता को स्थायी सरकार नहीं दे पा रहा, स्थायी सरकार को चुन नहीं पा रहा, तो बड़े बड़े देशों का क्या हाल होता होगा। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा आबादी का सिर्फ दोहन किया जाता है। इस आबादी को अन्नदाता, जनता जनार्दन, जवान जिंदाबाद और क्रांतिकारी जैसे शब्दों के जरिए लुभाया जाता है। ये सारे वो शब्द हैं जिनसे हमारे देश के लोगों को भी बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इसलिए हम अपने किसानों को अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। हम जवानों को एक अलग तरह का रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें अलग तरह का सम्मान देते हैं। और जनता बड़ी संख्या में जब जनता कोई बात कहती है तो उन्हें खुश करने के लिए हमारे देश के नेता उसे जनता जनार्दन का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में जनता जनार्दन ही मालिक है, जो जनता जनार्दन कहेगी वही होगा। ये सब बातें लोगों को खुश करने के लिए कही जाती हैं। लेकिन ये सारे शब्द और संज्ञाएं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पार्टियां अपने आप को एक चुनावी मशीन में बदल सकें, आपको ये संज्ञाएं दे सकें, आप खुश हो जाएंगे और आप उन्हें बदले में वोट दे देंगे और वो सत्ता में आ जाएंगे, बस। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर है। अब अगर लोकतंत्र में कमियां हैं तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होगा। इन समाधानों को समझाने के लिए आपको एक बार 2400 वर्ष पूर्व के ग्रीस में चलना होगा। 2400 वर्ष पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिनका नाम था थ्यूसिडिडस। इतिहास में आपने इनका नाम पढ़ा होगा। इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर का इतिहास लिखा था। वो इसमें उस समय के एथेंस के महान राजनेता
पेरिक्लीज का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस नेता को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। वो तानाशाह नहीं थे, लेकिन फिर भी एथेंस की जनता को अपने इशारों पर नचाते थे। इस राजनेता को जब भी लगता था कि जनता में अहंकार आ गया और जनता में ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है, तो वो जनता के मन में डर बैठा देते थे। और जब उन्हें लगता था कि जनता बिना किसी कारण के डरी हुई है, तो वो एक बार फिर जनता में आत्मविश्वास जगाते थे। ये खेल ऐसे ही चलता रहता था और जनता इस राजनेता के इशारे पर नाचती रहती थी। आप गौर करेंगे तो भारत में 70 वर्षों तक सरकारें चलाने वाले राजनेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि कभी भारत का लोकतंत्र डरे सहमे लोकतंत्र में बदल जाता है, तो कभी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र सुधारों की प्रक्रिया को रोक देता है। अब आप सोचिए, हमारे देश में जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आती थी, तो बड़ी संख्या में लोग बूथ रिगिंग करके चुनाव जीतते थे। बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं, बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां थीं और नेता थे जो पूरे के पूरे बूथ लूट लिया करते थे, और बूथ लूटने के बाद वो चुनाव जीत जाते थे। और देश की जनता उन्हें स्वीकार कर लेती थी, ये जानते हुए कि उन्होंने बूथ कैप्चर करके, बूथों को लूट कर, लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाकर या फिर लोगों के वोट खरीद कर, शराब की बोतल देकर, पैसा बांटकर आज भी हमारे देश में वोटों को खरीदा जाता है, और यह सबको स्वीकार्य है और लोग इसे लोकतंत्र के नाम पर करते हैं। इसी तरह ग्रीस के दर्शन शास्त्री प्लेटो 5 तरह की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, पहली शासन व्यवस्था एरिस्टोक्रेसी होती है, जिसे एक दार्शनिक राजा चलाता है और फैसले लेने में उनकी भूमिका होती है जो फैसले लेने के योग्य होते हैं। यानी फैसला लेने का हक लोगों को उनकी मेरिट के हिसाब से दिया जाता है। इसे आप मेरिटोक्रेसी कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में भीड़ फैसले नहीं लेती, बल्कि पढ़े लिखे, अनुभवी और समझदार लोग फैसला लेते हैं। दूसरी शासन व्यवस्था है टाइमोक्रेसी। इसका जन्म पहली शासन व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ने पर होता है। इसमें सत्ता में बैठे लोग ताकत के भूखे होते हैं और इसके शासक हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद जब इस व्यवस्था का स्वरूप भी बिगड़ने लगता है, तो ओलिगार्की का जन्म होता है। इस व्यवस्था में पैसा ही नेताओं के लिए सब कुछ हो जाता है और वो सारे फैसले इसी आधार पर लेते हैं, और इससे उनकी संपत्ति में बहुत इजाफा होता है। फिर नंबर आता है लोकतंत्र का, जहां स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां आजादी ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन धीरे धीरे ये आजादी मान से गुलामी में बदलने लगती है। आजादी के नाम पर कई बार लोग कानून भी तोड़ने लगते हैं और फिर स्थितियां अराजक होने लगती हैं। और आखिर में नंबर आता है निरंकुश शासन व्यवस्था का, जिसमें एक ऐसे नेता का जन्म होता है जो पहले तो लोगों को उनके अधिकार देने के सपने दिखाता है, लेकिन फिर वो एक तानाशाह में बदल जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि आज के दौर में भी सारी शासन व्यवस्थाएं इन्हीं 5 पड़ावों से होकर ही गुजरें, लेकिन ये सब हमने आपको ये समझाने के लिए बताया कि कई बार जो सफर राम राज्य से शुरू होता है, वो लोकतंत्र की सड़कों से गुजरते हुए निरंकुश शासन तक पहुंच जाता है। और सत्ता के लोभी नेता खुद को चुनावी मशीन में बदलकर ये सपना पूरा करें, उससे पहले लोकतंत्र की कमियों को दूर कर लेना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है संविधान का 100% पालन होना। अगर देश की हर प्रक्रिया संविधान का 100% पालन करते हुए पूरी की जाए, तो फिर निरंकुश होने की स्थिति कभी नहीं आएगी और लोकतंत्र अपने सही स्वरूप में कायम रह पाएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र की अभिलाषा संविधान में कही गई बातों की परवाह नहीं करती और नतीजा आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल आप देख रहे हैं वो ये कि पिछले ही साल 2019 में जो राजनीतिक पार्टियां बुरी तरीके से चुनाव हारी हैं, इस देश के लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से चुनाव हरवाया है। चुनाव हारने के बाद भी कभी वो अदालतों का इस्तेमाल करती हैं आज़ादी के नाम पर, और कभी किसानों का इस्तेमाल करती हैं, कभी नए कानूनों के खिलाफ जनता को बहकाकर बरगलाकर उनसे आंदोलन करवाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इसका कोई ना कोई फायदा मिल सके। और ये सब कुछ लोकतंत्र और आज़ादी के नाम पर हो रहा है। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे आने के बाद से नए नागरिकता कानून में यही हुआ। अभी थोड़े दिन ही हुए थे विपक्षी दलों को हारे हुए, और आपने देखा कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई। और उसके बाद अब आप देख लीजिए किसानों के मामले पर क्या हो रहा है। कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए उसके बारे में आप हमारे देश के विपक्षी दलों की भूमिका देख लीजिए। और ये सब कुछ आज़ादी के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.